So thank you management committee and specifically Garg sir for giving me this opportunity. This topic particularly is it applicable to taxation for the cooperative housing society. So basically in this particular session, I'm trying to cover the taxation income tax applicable to the cooperative housing society. इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए जरूरी है का? बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का इनकम इज नॉन टैक्सेबल, सो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो हाउसिंग सोसाइटी के लिए जरूरी है कि नहीं है, वो मैं एट माय ओन आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड्स। देन टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल है, वो कैसे एप्लीकेबल है, टीडीएस के लिए क्या करना पड़ता है और क्या क्या रिटर्न फाइल करने जरूरी है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग जीएसटी, हाउसिंग सोसाइटी के लिए जीएसटी एप्लीकेबल होता है नहीं होता है तो कैसे होता है, देन उसके लिए टर्नओवर की लिमिट क्या है और टर्नओवर के लिमिट के हिसाब से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है नहीं है, वो देखेंगे। एंड द प्रोविजन टैक्स सोसाइटी के लिए कैसे एप्लीकेबल होगा वो देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो एज आई सेड कि बहुत सारे लोगों के मन में एक वहम है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी which is a mutual concern on the it is come existence उसका जो आता है वो म्यूचुअलिटी कंसेप्ट कंसिडर करके आता है। तो अगर म्यूचुअलिटी कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है तो इनकम अंडर द म्यूचुअलिटी कंसेप्ट इज नॉट लायबल टू टैक्स एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न। सो टेक इनटू कंसिडरेशन दैट वो इनकम टैक्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन क्या दी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो section 219 2 into bracket 19 of the Income Tax Act defines what is cooperative society. The cooperative society means a cooperative society registered under the Cooperative Societies Act 1912. That means any society including housing society, if it is registered under the Cooperative Societies Act, अगर वो cooperative society के act के अंदर अगर कमिश्नर ऑफ कॉर्पोरेशन में रजिस्टर्ड है, so that society is to be treated as a cooperative society within the meaning of section 219 of the Income Tax Act, or under any other law for the time being in force in any state for the registration of cooperative society. अगर any other state में अगर cooperative act applicable नहीं किया है and society registration के लिए अगर कोई other act applicable किया है, तो if the society is registered under that particular act, that society is also to be treated as cooperative society within the meaning of section 219 of the Income Tax Act. अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्टेटस क्या है? इनकम टैक्स जब भी रिटर्न फाइल करते हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स उनमें कैसी होती है, whether it will be taxed under as an individual or a body of individual or company. So cooperative society is taxed as an association of person within the meaning of section 231 of the Income Tax Act. 231 में various class of persons, various class of individuals has been defined. So cooperative society is taxed as an association of person. So it is a separate legal entity and the society is taxed like any other person. जैसे बाकी इंडिविजुअल बाकी एसएससी टैक्स होते हैं वही हिसाब से एज अ स्टेटस एओपी कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स होती है। नाउ अगर समझे इनकम टैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के हाउसिंग सोसाइटी के लगता है तो व्हाट इज द काइंड ऑफ इनकम दैट सोसाइटी कैन अर्न, सोसाइटी के लिए क्या क्या इनकम हो सकते हैं। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन हैव इनकम, ऑल सॉर्ट ऑफ इनकम, ऑल सोर्सेस ऑफ इनकम अदर देन सैलरी। सिर्फ सैलरी इनकम सोसाइटी के लिए नहीं आ सकता, बाकी सोसाइटी के लिए सब इनकम कंसिडर करके टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट होती है। दैट मीन्स सोसाइटी कैन हैव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, society can have income from capital gain, society can have income from business profession or income from other sources. So all put together society का income, housing society का income workout करके what kind of deduction society के लिए applicable है वो deduction
माइनस करके टैक्सेबल इनकम वर्कआउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कंसिडरिंग the status of the cooperative society, we have considered the society is formed not for the motive to earn income। तो सोसाइटी का जो फॉर्मेशन है, सोसाइटी का फॉर्मेशन टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स। वो members come together and the society is formed, members contribute for the society collects on behalf of the member, and society spends to maintain the society for repairs, maintenance, security, etc., etc. So in that scenario, whether cooperative housing society is liable to income tax and required to file the income tax, the answer is yes. The cooperative society, being a separate legal entity, is liable to pay income tax and file income tax return in ITR 5 status AOP every year before 30th of September. Now, why 30th September? Why not 31st July? We'll see in the next slide. So, cooperative housing society, for the purpose of filing the return, what are the requirement? The requirement the society should have the permanent account number. The permanent account number is a 10-digit account number with the combination of alphanumeric characters. So many societies in my career of practice, I observed initially many of the societies have made mistakes while applying the PAN. Now, why the PAN is important? वो PAN इतना important क्यों है? Because वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जो इनकम टैक्स में अवेलेबल है, दैट डिडक्शन इज ओनली एक्सक्लूसिवली अवेलेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। वो अगर पैन गलत होता है, देन सोसाइटी माइट लूज दैट पर्टिकुलर एग्जम्पशन एंड सोसाइटी लैंड अप इन पेइंग द टैक्सेस। सो मैंने पहले बोला कि पैन अकाउंट नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर is a alphanumeric character, consist of 10 alphanumeric characters. So fourth character of that particular PAN is very very important. So that fourth character क्या understanding देता है? तो fourth character represents the status of the PAN holder. अगर fourth character आपका P है, that means that particular PAN belongs to an individual. अगर fourth character C है, so that means that particular PAN belongs to a company, and the fourth character of that particular PAN, if it is a, then it belongs to a association of person. That means it is for a cooperative society. और fifth character represents name. बाकी character अपने के लिए इतना ज़्यादा relevant नहीं है. So we'll go to the next slide. Next slide, please. So, for the purpose of filing the income tax return, society should have, previous slide please. Okay, thank you. So for the purpose of filing the income tax return, how the tax is to be computed? So generally, housing society will have the following source of income, that is contribution from the members and so on. Contribution आएगा, interest आएगा, rent आएगा, all those will come into the profit and loss account. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एनालाइज करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा इनकम टैक्सेबल है, कौन सा इनकम म्यूचुअलिटी कंसेप्ट में आता है, कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं है, वो सब आइडेंटिफाई करके आपने को टैक्स कंप्यूट करना है. सो विल डिस्कस द नेचर ऑफ इनकम वन बाय वन. So main source of income of the cooperative housing society is contribution from the members. Commonly, this contribution from members is credited to the profit and loss account under the different head of income. It may be a maintenance charges, it may be a repair charges, it may be towards water charges, electricity charges, etc. अभी ये जो कॉमन कंट्रीब्यूशन जो आता है मेंबर से, वो कंट्रीब्यूशन
और सोसाइटी एज अ प्योर एजेंट, सोसाइटी वो मेंबर से और ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर कलेक्ट करती है, एंड society spends this particular amount to a various head of expenses to maintain the society. So कंट्रीब्यूशन सोसाइटी से मेंबर से आ गया, एंड सोसाइटी ने कोई सिक्योरिटी चार्जेस का पेमेंट कर दिया, वाटर बिल के पेमेंट कर दिया, देन कोई मेंटेनेंस कर दिया, ऑल दोज एक्सपेंसेस इनकर होने के बाद जो सरप्लस बचता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर से, जो सरप्लस बचता है, दैट सरप्लस इज exempt from the payment of tax on the concept of mutuality, because as I said earlier, the contribution by the society is not to earn any profit. Motive of that particular society is not to earn profit. It is for society is acting for the common purpose. So contribution from members is not liable to tax. It is to be outside the purview of payment of taxation. Next slide. Then many a times the interest charged on the members on their outstanding. Many times, many members do not pay the monthly maintenance charges on time. The society has a full right to recover interest at specified, at approved by the general body meeting, as decided in the general body meeting, कि इंटरेस्ट कितना रिकवर करना है फॉर द डिलेड पीरियड. सो अगर ऐसा इंटरेस्ट मेंबर से कोई रिकवर होता है, so again that interest is from member only, so again it qualifies the test of mutuality. So अगर ऐसा इंटरेस्ट सोसाइटी के इनकम में है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट है, so that interest again qualify the test of mutuality and which is not liable to tax. The most important thing, the society, cooperative housing society may have surplus lying with them, so instead of keeping those funds idle, so they are keeping those funds in a fixed deposit with the bank. So ऐसे फंड्स दो इसमें डिवाइड करने पड़ेगा अपने को. अगर फंड्स डिपॉजिटेड विद द कोऑपरेटिव बैंक एंड फंड डिपॉजिटेड विद द नेशनलाइज्ड बैंक. सो बैंक हैव इंटरेस्ट इनकम, वन इज फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक एंड अनदर इज फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक. सो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए सेक्शन 80PT decides or given an option that interest received from the cooperative housing society is eligible for deduction 100%. So अगर कोई सोसाइटी को, हाउसिंग सोसाइटी को कोई इंटरेस्ट आता है which is earned from the cooperative bank, that income will not be included in the total income of the society, whereas interest received from the nationalized bank is liable to tax 100%. So here the society has to take a call whether to keep a fixed deposit with the cooperative bank or with the national bank, what is the rate of return after paying the taxes, and at the same time security also needs to be decided. So that is all depend upon the cooperative society where to keep a deposit. But if it is received from a cooperative bank, it is 100% deductible, and from the national bank it is liable to fully tax. So cooperative housing society might have an income from dividend. Some, अगर कोई फेडरेशन या कोऑपरेटिव बैंक का कोई शेयर्स परचेस किया हुआ है, तो सोसाइटी को उसी शेयर्स में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है, वो डिविडेंड इनकम अगर मिलता है, तो दैट डिविडेंड इनकम व्हिच इज रिसीव्ड फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक, व्हिच इज अगेन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80PD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. अगर कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने कोई कंपनी के शेयर्स परचेस किए हुए और अगर उसके ऊपर डिविडेंड आया है, तो दैट डिविडेंड इज फुल्ली टैक्सेबल फ्रॉम द करंट ईयर. हाउएवर इट वाज exempt up to the financial year 1920. So income received on account of dividend from companies for the current year, for the current financial year, it is liable to tax in the hands of the society, whereas income from the cooperative bank or cooperative society
is fully exempt under section 80p(d). Next, many a times society have some advertisement hoarding on their premises, and society is receiving income from the hoarding. Now, this particular income is fully taxable under the head business income or income from other sources, as the case may be. However, expenses directly attributable to earning this income can be claimed against this particular income. Now, advertisement होर्डिंग से जो इनकम आता है, दैट इनकम इज टैक्सेबल, ओके, बट अगर वो एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग का जो इनकम है, टू अर्न दैट इनकम, अगर कोई सोसाइटी उसके करस्पॉन्डिंग उसके अगेंस्ट कोई खर्चा होता है सोसाइटी, तो ओनली नेट इनकम इज लायबल टू टैक्स, राइट? सपोज एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग का इनकम 1 लाख रुपया है एंड हाउसिंग सोसाइटी को कॉर्पोरेशन के लिए कोई टैक्स पे करना है, अगर वो टैक्स 25,000 का पे करती है सोसाइटी, so what remain is at 75,000. Only 75,000 is to be included in the total income of the society, but that is fully taxable under the head business income. Similarly, rental income from the mobile towers. Now we can see the many of the societies have mobile tower installed on their terrace, and they are earning income, sizable income out of that. So अगर ऐसा इनकम आता है तो दैट इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अगर वो हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स होता है तो एज पर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उसमें से 30% स्टेट अवे डिडक्शन ऑन अकाउंट रिपेयर्स इज अलाउ किया है. सो बैलेंस अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द सोसाइटी. दैट मीन्स अगर केबल टावर का इनकम फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया है, so deduction under section 24 is allowable 30%, that is 30,000. So 70,000 is to be included in total income. Next is rental income from usage, open space and terraces. अगर सोसाइटी के पास, whenever मैं सोसाइटी बोलता हूं, that means society in itself is a housing society. So any income towards towards open space or terrace use of the society, if that income अगर कोई मेंबर ने यूज किया है, सोसाइटी के मेंबर ने यूज किया है और सोसाइटी उससे रेंट रिकवर कर रही है, देन इट सेटिस्फाई द ग्राउंड्स ऑफ म्यूचुअलिटी एंड व्हिच इज नॉट लायबल टू टैक्स. हाउएवर, अगर कोई नॉन मेंबर यूज करता है, नॉन मेंबर को कोई रेंट पे दिया हुआ है, who is not a member, कोई पर्सन को दिया हुआ है, is not a member, then such a income is fully taxable under the income from house property. And as I said earlier, again, if it is taxable because being received from the non-member, so 30% reduction allow करके balance amount is to be included in total income of the housing society. Next slide, please. Non-occupancy charges. Non-occupancy charges, chargeability is debatable from the income tax point of view. You see, generally, whenever you recover the non-occupancy charges from the member, the income tax department generally takes a view that this is, though it is recovered from the member, but that member is not participating in the common amenities of the housing society. Hence, mutuality concept is not satisfied. But we can very well argue that since those charges are received from members, hence liable for exemption, not to be included in total income. So there may be a debate why in the course of assessment, अगर assessment के time अगर कोई debate होता है, तो we'll have to firmly say and firmly make our representation to the proper authority that non-occupancy charges, though the member is not staying in the society, but it is recovered from the member, hence the mutuality concept is applicable and those charges are not liable to recover, not liable for taxation. Similarly, parking charges, those parking charges, whatever parking space available with the society
अगर वो मेंबर को दिया है यूज करने के लिए एंड मेंबर इज पेइंग टुवर्ड्स द पार्किंग चार्जेस, देन it will come under the mutuality concept, whereas the parking charges if it is given to a non member, like अगर कोई सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है and वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए कोई बाहर का आदमी बाहर के व्हीकल्स पार्क होते हैं, सोसाइटी इज रिकवरिंग दो चार्जेस, देन दो चार्जेस आर fully taxable and would liable to pay tax on that particular income. Next, next slide. Thank you. Now the transfer premium. The transfer premium collected from the member is not taxable up to the limit prescribed in the bylaws. अभी बायलॉज में जो लिमिट फिक्स किया है ट्रांसफर चार्जेस के लिए, अगर सोसाइटी का कोई मेंबर अपना फ्लैट दूसरे को बेचता है, सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट दो ट्रांसफर प्रोसेस, अगर ट्रांसफर करते समय सोसाइटी ने उनके बायलॉज के हिसाब से अगर ट्रांसफर चार्जेस रिकवर किए हैं, सो बायलॉज चार्ज में ट्रांसफर चार्जेस कितना रिकवर किया है, एंड इवन सेटअप बाय द सेक्शन 79 ऑफ द MCS एक्ट, 25,000 is a charge transfer charges allowable to the society. अगर वो 25,000 charges recover करता है member से, then those charges are outside the purview of income tax. उसके ऊपर income tax नहीं लगेगा. Whereas this is again debatable as far as income tax is concerned. अगर सोसाइटी ने 25,000 के ऊपर कोई charges recover किए हैं by way of a donation, by way of a contribution for any other fund, then such additional charges are liable to tax. That means transfer charges to the extent of 25,000 is not liable to tax. But in addition to that, अगर कोई any amount society ने recover किया है member से by of a donation or whatever may be, then that amount is liable to tax in the hands of the society. However, there is one Bombay High Court judgment in CIT versus Darbhanga Mention Cooperative Housing Society. What this says, the transfer premium in excess of 25,000 is not liable to tax, but that is only a conditional. The lower authority will not go along with that, so they will definitely, अगर excess amount जो है वो definitely they will going to charge and they will ask us to pay tax on that. Then profit and loss account में अगर thoroughly scrutinized करने के बाद there may be a miscellaneous income received from members and non-members. Again, we'll have to see from the mutuality point of view. अगर वो miscellaneous income member से आया है तो that is not liable to tax, and वो non-member से कुछ आया है then it is not liable to tax. Next, please. Next slide. Hello. Yeah. So up till now we have seen ki what is the income and which is to be included in total income, and what is the income which is outside the purview of exempt income. So we'll have to find out what is the taxable income, and then we'll have to apply the deduction under section 80p D, and there is a general deduction available to section 80p to C. अगर सोसाइटी को बिजनेस इनकम आया है तो फ्रॉम दैट बिजनेस इनकम income to the extent of 50,000 is allowed to be deducted, and then only the taxable income workout हो जाएगा. Now we have studied what is taxable, what is non-taxable. So ultimately अगर सोसाइटी का इनकम देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज आर फॉलिंग इनटू टैक्स ब्रैकेट, so they are liable to pay tax, and at the same time they are liable to file their income tax return. Now कोई सोसाइटी का इनकम आफ्टर क्लेमिंग अ डिडक्शन उनका टैक्स लायबिलिटी नहीं आता है, टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, then whether those societies are required to file the return, how they will prove that our income is not liable to tax.
So ultimately, those society also required to file their income tax return, and then only it will be proved that their income is not liable to tax. Otherwise, अगर ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल नहीं होता तो दे विल लूज दैट अपॉर्चुनिटी and they will not entitled to claim the deduction under section 80p which is available. So it is compulsory on the part of the cooperative housing society to file the income tax return regularly. Next slide. Now what is the due date of filing the return? आपने देखा रिटर्न अगर फाइल होना है तो what is the due date? As I said earlier, next slide please. As I said earlier, कि cooperative housing society or cooperative society is required to file the return before 30th September after completing the financial year. Why 30th September? Why not 31st of July? That question really comes into mind. So section 139 provides the assessee, if their books of accounts are audited under any other statute or law, then their return of income is to be filed before 30th of September and not before 31st of July. So cooperative housing societies audits are books of accounts are audited under the statute of cooperative law. Therefore, the return is required to be filed before 30th of September. Now, that means March ending 2020, ITRE needs to be filed by 30th September 2020. However, the finance minister recently extended this particular date to 30th of November 2020. अभी इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर रिटर्न आपका टाइम पे नहीं जाता है और रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल नहीं होता है तो 2018 में सेक्शन 80 एसी अमेंड होके आया है. 80 एसी सेज अगर असेसी का इनकम अगर टाइम पे नहीं जाता है then they are not entitled to claim any deduction under section 80p or any deduction which is available to the particular assessee. So cooperative society is exclusively enjoying the benefit of section 80p. अगर उनका रिटर्न ड्यू डेट पे नहीं फाइल होता है तो ड्यू डेट के फाइल नहीं होता है तो they will lose the deduction which are they are entitled to claim under section 80p, and they will land up in paying the taxes on the gross amount. Under section 271f वो सोसाइटी अगर लेट रिटर्न फाइल करती है then they will again land up in paying the late fee charges, that is 1000, 5000 or 10,000 accordingly. If suppose the society income is less than 5 lakh and a return is filed before 31st of December, then they will land up in paying 1000. Or if the income is exceeding 5 lakhs, then they will land up in paying 5000, and beyond 31st December they will have to pay 10,000. Belated return कब तक फाइल हो सकता है? तो belated return can be filed up to 31st of March 2021, but if the return अगर फाइल करना है तो society will not be in a position to claim deduction under section 80p, which is exclusively available to the society, and they have to pay the tax on the full income, which is as before claiming the deduction. जो income available है वो income के ऊपर टैक्स पे करना जरूरी पड़ेगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ वी हैव कंप्यूटेड द टोटल इनकम. रिटर्न कभी फाइल करना है वो देखा. अभी टैक्सेबल इनकम जो आता है सोसाइटी के लिए वो टैक्सेबल इनकम के ऊपर जैसे इंडिविजुअल को थ्रेशोल्ड लिमिट अवेलेबल है, इंडिविजुअल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स if the income is up to 2,50,000, whereas society has, there is no threshold limit available to the society. Society has to pay income tax from rupee 1. So if the income of the society is 10,000, then pay at the rate of 10%. If income is in between 10,000, 1 to 20,000, pay at the rate of 20%, and above 20,000, pay at the rate of 30%. In addition to that, the health and education cess at the rate of 4% is also required to pay. अभी
This is the tax slabs available at up to 2020. So from the assessment year 2021-22, the new section 115 BAD gives an option to the society to pay tax at the rate of 22%, but 22% tax is to be paid before the income, before claiming the deduction under section 80P. So the housing society needs to take a call here. मेरा पुराना सिस्टम से कितना टैक्स लायबिलिटी आता है, नए सिस्टम से कितना टैक्स लायबिलिटी आता है, जो बेनिफिशियल है, अकॉर्डिंगली द टैक्स कैन बी पेड बाय द housing society. However, the concessional rate of 22% can be claimed only if the society is prepared to file the return before the due date. अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल होता है तो दिस 22% स्लैब इज नॉट अवेलेबल टू द सोसाइटी. सो टैक्स लायबिलिटी टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स. अभी जो टैक्स लायबिलिटी ऊपर वर्कआउट किया है वो टैक्स लायबिलिटी कैसे पे करना है. तो सोसाइटी हैज टू work out their income on the estimated basis and find out what is their annual tax liability. If that annual tax liability is exceeding 10,000 rupees, then whole of the tax, total tax amount needs to be paid within that financial year. So before 15% of the total tax liability is to be paid before 15th of June, 45% tax liability is to be paid before 15th of September, 75% tax liability to be paid before 15th of December, and total amount of tax, which is as estimated, is to be paid before 15th of March. Ultimately, if suppose there is any variation in the tax liability during the course of filing the income tax return, then interest under section 234B, 234C is required to be paid. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो फिक्स डिपॉजिट बैंक में है, जस्ट लाइक ए इंडिविजुअल, वो 15G 15H अगर फॉर्म सबमिट होता है तो सबमिट करने के बाद बैंक उनका टैक्स टीडीएस एट सोर्स नहीं काटती है. दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी. हेंस ऑल इंटरेस्ट which is receivable or receivable from the bank is subject to TDS. Hence, in order to claim the TDS, society also required to file their income tax return. Next slide, please. We'll come to a TDS provision now. Whether TDS is applicable to the cooperative housing society? Here also answer is yes. So along with the PAN, every housing society should have to apply for the TAN account number, that is tax deduction at source account number. So cooperative society needs to deduct income tax from certain type of payments. So certain type of payments in the sense, अगर कोई सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, कोई प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करना पड़ता है. So such a payment, on such a payment, the society is required to deduct TDS from at the specified rate. What is the specified rate? We'll see in the next slide. So TDS अभी कब डिडक्ट करना है? अगर कोई सप्लायर का जब बिल आता है या सप्लायर को कभी एडवांस दिया जाता है, सो सप्लायर को बिल समझो, मान लो सिक्योरिटी सर्विसेज का बिल इन द मंथ ऑफ अप्रैल आया है, सो सोसाइटी शुड डिडक्ट दैट पर्टिकुलर टीडीएस एट द स्पेसिफाइड रेट एंड रेमिट दैट टीडीएस बिफोर 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. अगर कोई एडवांस दिया है, सोसाइटी ने वो सिक्योरिटी सप्लायर्स को कोई एडवांस दिया है, उसका बिल नहीं आया बट एडवांस दिया है, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस, society is also required to deduct TDS and remit that particular TDS before 7th of the succeeding month. अगर टैक्स डिडक्ट होने के बाद क्या करना है, तो टैक्स डिडक्ट किया तो सोसाइटी रिक्वायर्ड टू फाइल द क्वार्टरली TDS रिटर्न
on every quarter, and society is required to issue a TDS certificate in the form 16A to all the deductees for that particular quarter. Next slide, please. अभी TDS का रेट क्या है? At what rate the society is required to deduct TDS at source? अगर सोसाइटी के पास कोई स्टाफ है, स्टाफ की सैलरी है, तो सैलरी वर्कआउट, टोटल एनुअल सैलरी वर्कआउट कर दो, उसमें एटीसी, व्हाट आर द डिडक्शंस आर अवेलेबल, यू allow those deduction and find out what is the total amount of tax to be paid. Divide that tax amount into 12 months and start deducting TDS. Sir, voice सोसाइटी को करना है. Yeah. हेलो हेलो. Yeah. Now we can hear you. Audible, sir. Yeah. ओके ओके. अगर इंटरेस्ट सोसाइटी को इंटरेस्ट पे करना है, सोसाइटी इज पेइंग इंटरेस्ट टू ऑन देयर डिपॉजिट एक्सेप्टेड और एनी अमाउंट. अगर वो इंटरेस्ट अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%. जनरली वो अप्लीकेबल जो होता है सोसाइटीज के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट. अभी कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट इफ इट इज पेड टू एचयूओ फॉर इंडिविजुअल, then tax is required to be deducted at the rate of 1% and for others at the rate of 2%. अभी कभी करना है मेरा अगर कॉन्ट्रैक्ट इफ इट एक्सीड्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 लाख के ऊपर है देन ओनली आई एम रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस. अगर कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख के नीचे है तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं है. बट अगर इंडिविजुअल बिल अगर 30,000 से ऊपर होता है, 30,000 या 30,000 से ऊपर होता है, तो ऑन दैट पर्टिकुलर बिल द सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स. अगर समझो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 75,000 है बट इन अ पर्टिकुलर मंथ सोसाइटी अगर 35,000 तक 75,000 के अगेंस्ट 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट करती है तो ऑन दैट 35,000 दो द ओवरऑल लिमिट टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल. But a single payment society is making 35,000, then on that 35,000 society is required to deduct TDS and remit accordingly. कमीशन पेमेंट के लिए मिनिमम लिमिट है 15,000, TDS रेट है 5%. अगर सोसाइटी को रेंट पे करती है देन अगर एनुअल रेंट 2,40,000 के ऊपर जाता है तो TDS इज एट द रेट ऑफ 10%. एंड कोई प्रोफेशनल फी इधर लॉयर फी होगा, एडवोकेट फी होगा या कोई ऑडिट फी होगा. सो दोज अगर फीस 30,000 से ऊपर होता है तो 10% टैक्स डिडक्ट करना है. अभी ये जो टैक्स रेट अपन ने ऑलरेडी सीन, दोज टैक्स रेट्स हैव बीन स्लैश्ड बाय 25% फ्रॉम 14 May 2020 till March 2021, which is part of the stimulus package announced by Finance Ministry. So whatever rate I have stated, जो रेट ऊपर मैंने बोला है, so actual for the current period वो 75% हो जाएगी. So अगर 10% है तो 7.5% is applicable rate. Next slide. We have discussed income tax, we have discussed TDS. So many people are again under the impression whether the society is liable for the GST registration, whether GST recover करना है नहीं करना है. So then again answer here is maybe, because अगर सोसाइटी का टर्नओवर, what is turnover we'll see later in the अगर सोसाइटी का टर्नओवर अगर 20 लाख के नीचे है तो सोसाइटी इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन. बट अगर 20 लाख के ऊपर होता है, दैट इज व्हाट इज एनुअल टर्नओवर. सो अगर एनुअल टर्नओवर ऑफ द सोसाइटी इफ इट इज मोर देन 20 lakhs, देन सोसाइटी नीड टू टेक अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 22 ऑफ द जीएसटी एक्ट. अभी मियरली टेकिंग रजिस्ट्रेशन सोसाइटी के ऊपर लायबिलिटी आती है क्या?
जीएसटी पे करना या जीएसटी रिकवर करना, तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है 12/2017 डेटेड 20 जून 2017। सो अगर सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है, बट स्टिल दैट सोसाइटी इज नॉट लायबल टू रिकवर जीएसटी because the monthly maintenance charges from the members are below 7,500। अगर मेरा सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है एंड मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 के ऊपर है, देन ओनली सोसाइटी लायबल टू रिकवर जीएसटी फ्रॉम द मेंबर्स। तब तक जीएसटी रिकवर करने की जरूरत नहीं है। बट मेरा मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 से नीचे है, मेरा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है बट जीएसटी पे नहीं करना है। जीएसटी कभी पे करना पड़ेगा, मेरा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है और मेंबर्स कंट्रीब्यूशन इज एक्सीडिंग 7,500, देन ओनली सोसाइटी इज अंडर द ब्रैकेट ऑफ रिकवरी जीएसटी फ्रॉम द मेंबर्स। अभी व्हाट इज एनुअल टर्नओवर? दिस एनुअल टर्नओवर इंक्लूड्स the monthly contribution or maintenance contribution received from members, एडवर्टाइजमेंट का रेंट आ रहा है, मोबाइल टावर का रेंट आ रहा है, शेयर ट्रांसफर फी आ रही है। सो ऑल दो थिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ टर्नओवर कंप्यूट हो जाएगा। whereas the contribution subscription which is not part of the turnover, that is property tax, contribution towards NA tax, it is collected by the society as a pure agent under the other statute. So ये आपके टर्नओवर में नहीं आएगा because this is not recovered for the society, this is recovered for the government or to be paid, ultimately to be paid to the government, hence this is not part of the annual turnover. So in nutshell, next slide please. In nutshell, so GST कभी एप्लीकेबल होगा, जीएसटी का एग्जम्पशन कभी मिलेगा? एज आई सेड अर्लियर, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर होता है और मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 से ऊपर है, सो देन देयर इज नो एग्जम्पशन, आपको जीएसटी रिकवर करना है और जीएसटी पे करना है। और आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है लेकिन मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 से नीचे है, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा, आपको जीएसटी पे करना नहीं है। इन अदर केस, अगर टर्नओवर आपका 20 लाख से नीचे है इन द और मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 से ऊपर है या 7,500 से नीचे है, कोई फर्क नहीं है, देन सोसाइटीज कैन क्लेम एग्जम्पशन एंड society is not required to pay GST or not required to recover GST from the members. तो अभी अगर only one condition, in one case the society is required to obtain required to recover GST from the members. कभी सोसाइटी का मतलब annual turnover of the receipts of the society exceeds 20 lakhs and monthly maintenance charges exceeds 7,500. At what rate GST is to be recovered? So in that case, GST is to be collected at the rate of 18%. So 9% CGST and 9% HGST. अभी जो GST रिकवर हो जाएगा, दिस इज टू बी रिकवर्ड ऑन मंथली बेसिस। मंथली बेसिस पे आपको अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो मंथली बेसिस को आपको मेंबर को मेंटेनेंस का बिल भेजना है, मंथली बेसिस के ऊपर जो रिकवर करना है, एंड irrespective of receipt of that particular maintenance charges, society is liable to pay GST on monthly basis by filing form GSTR 3B every month, and for outward liability GSTR 1 is to be filed either on quarterly or on monthly basis as depend upon the turnover of the society. So this particular GST return is to be required to be uploaded on the GST portal, then only the return is to be submitted as said to be submitted. Next slide. Sir, Yes. the previous slide,
Yeah. if like less than 20 lakh income of the society, but Yes. maintenance, monthly maintenance is rupees 7,500 or less. Even Sir, then, hello, we'll take question later okay, on. fine. Sorry. Yeah, Okay. Okay. No issue. No yeah, issue. fine. Next slide, please. अभी प्रोफेशन टैक्स, again here also many of the society members, many of the managing committee members are under the impression that provision of profession tax is not applicable to the society. Why the society should pay the profession tax? So society is required to pay profession tax, and society should have the profession tax enrollment certificate number with them, and under that certificate the yearly charges of rupees 750 is required to be paid by the cooperative housing society. This amount is to be paid on or before 30th June of the each financial year. Now, every society has a PAN number. They must have obtained the PAN number. So now this profession tax is clubbed together with the GST. GST and income tax, now the interface of that particular software is they can exchange the information in between. So it is very easy for them to obtain a PAN number of a cooperative societies and issue notices. So please start the compliance as early as possible in order to avoid the penalty and late fee charges. The society should have another profession tax registration number. अगर सोसाइटी में कोई स्टाफ एम्प्लॉयड है, कोई स्टाफ सैलरीड एम्प्लॉयड है एंड उनकी सैलरी अगर 7,500 से ज्यादा है, तो every month society should deduct profession tax and remit to the government on either on yearly basis or on monthly basis. अगर मेल एम्प्लॉय है, जेंटलमैन है, अगर उसकी सैलरी 7,500 से ऊपर है, तो एवरी मंथली सैलरी में से 175 रुपीज पर मंथ डिडक्ट करना है. मेल एम्प्लॉय, if his salary exceeds 10,000 rupees, then profession tax at the rate of 200 rupees per month deduct karna hai, and for the month of February the profession tax at the rate of 300 is to be deducted. That means total amount for the year shall be 2,500. Whereas in case of a female employee, only if salary exceeding 10,000, then only the profession tax is required to be deducted, rupees 2,500 annually. That means every month 200 rupees, and for the month of February 300 rupees. So this profession tax return for the year is required to be submitted on an annual basis before 31st of March of every year. If suppose there is a delay in filing the profession tax return, then 1,000 late fee is required to be paid. We'll see what is the penalty or non-compliance penalties are applicable in the next slide, please. Next slide, please. So interest and penalties for non-compliance is as under. अगर कोई इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट, इनकम टैक्स में कोई नॉन पेमेंट होता है, अगर delay in paying the income tax, then interest at the rate of 1% per month is required to be paid. TDS में डिले होता है तो 1% per month. Then GST 18% per annum. For the current period, 18% has reduced to 9% for a certain period again. And as far as profession tax is concerned, at the rate of rupees 1.25% per month. लेट फी के लिए अगर इनकम टैक्स रिटर्न लेट होता है तो, और एज आई सेड अर्लियर, if the income is less than 5 lakhs, then 1,000 rupees, and if the income is more than 5 lakhs, either 5,000 or 10,000 as case may be, that is return filed before 31st of December. TDS अगर लेट होता है, क्वार्टरली रिटर्न अगर फाइल नहीं होता है टाइम पे, तो 200 रुपीज पर डे आपको लेट फी देनी है. एंड जीएसटी रिटर्न के लिए 100 पर डे आपको देना है. एंड प्रोफेशनल के लिए एज आई सेड कि 1,000 रुपीज पर रिटर्न आपको देने हैं.
Next slide. So these are the sites available for you, either Income Tax India, e-filing, TIN-NSDL, TDS CPC for quarterly filing your returns, NSDL for your challan inquiry, gst.gov.in, and MahaGST for profession tax. I think I have finished. So I just remember कोविड-19 से अपन परेशान है. I just remember one episode which is happened in the last year. Actually, last year at this time I was in US. तो यूएस की टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है. See, technology wise they are very advanced. So लास्ट ईयर ऐसा ही मैं एक वेबिनार यूएस में मेरे कलीग के जिसके पास मेरे रिलेटिव के पास गया था, तो ही वाज कंडक्टिंग ए वन वेबिनार. तो वेबिनार में सब लोग आए थे, सब लोग अटेंड कर रहे थे. तो कोई अटेंड करने वाला पूरी तरह से सुन रहा था. जिसके पास में गया था ही वाज आशीष बेहरा. वो मेरा रिलेटिव है, ब्रदर इन लॉ है. तो जैसे ही वेबिनार खत्म हुआ, तो वेबिनार खत्म होने के बाद एक अटेंडी उनके घर में आ गया और इमीडिएटली रिवॉल्वर देख के उनको बोला कि यू आर आशीष बेहरा, यू आर कंडक्टिंग दिस वेबिनार. बोल रहा हाँ, क्या हो गया? मैंने तो ठीक तरह से कंडक्ट किया. बोल रहा नहीं, मैं तो डोंट अफ्रेड, मैं तो यही पूछने के लिए आया था कि आपको रिकमेंड किसने किया था. तो मैं तो आपको अभी बोलता हूँ, ये गर्ग साहब और विवेक देशमुख है, इन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था. तो उनकी बदौलत मैं आपको यहाँ मैं आ गया. Don't worry, sir. You are safe. You are always. अगर एक्शन लेना है तो दे आर हियर. And Thank we you. will be safe under tax compliance through you, sir. थैंक यू. I think. We are actually thankful, sir. There is nothing more to that. अभी आज का वेबिनार प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं. मैं केसी गर्ग सभी आयोजकों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये पूरा प्रोग्राम देखा. मुझे उम्मीद है कि आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप ये प्रोग्राम आज हुआ है और हमारे एक्सपर्ट ने आपके सभी सवालों के जवाब आप दिए हैं अच्छे से और आप उससे संतुष्ट हुए होंगे. मुझे ये भी उम्मीद है कि जब हम सब अपनी सोसाइटी में जाएंगे तो ये जो आज वेबिनार से हमने सीखा है उसका भरपूर लाभ उठाएंगे. अभी मेरी आप सबसे एक अपील है कि आप जो भी सोसाइटी अभी तक फेडरेशन की मेंबर नहीं बनी है वो कृपया करके जल्दी से जल्दी फेडरेशन की मेंबर बन जाएं, ताकि आने वाले समय में हम जो भी और एजुकेशनल वेबिनार प्रोग्राम लेके आने वाले हैं आप सब उनका बहुत बहुत फ़ायदा उठा सको. धन्यवाद.